नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 वाली को लेकर के। जैसा कि पूर्व की वीडियो में मैंने आपको लगातार अवगत कराया है कि उस भर्ती में जो बाहरी डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी थे, उनको एक एफिडेविट लेकर के जो शिक्षा विभाग ने उनको शिक्षक पदों पर नियुक्त कर दिया, जिसकी वजह से हमारे उत्तराखंड के जो पात्र डीएलएड उम्मीदवार थे या जो एनआईएस से डीएलएड किए हुए हमारे शिक्षक साथी थे, वो कहीं ना कहीं पात्र होने के बावजूद भी नौकरी से वंचित रह गए। सीधे सीधे हम बात करें तो ऐसे पात्र अभ्यर्थियों के जो उस भर्ती में नौकरी पाने से वंचित रह गए, उनके अधिकारों पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डांका कहें इसे या लूट कहें, और इस लूट पर जो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है वो सिस्टम की कार्यशैली पर खड़ा होता है। तो आज इसी पर बात करेंगे कि किस तरीके से सैकड़ों बाहरी डीएलएड अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड में नौकरियां हथिया लीं और आज उन पे जो विभाग है वो उनको निकालने के लिए, उनके निलंबन के लिए जो कार्रवाई चल रही हैं, उसी पर बात करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन। साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो निवेदन है साथियों, ये आपका अपना चैनल है जो आपके हितों को लेकर के, आपकी समस्याओं को लेकर के लगातार प्रयास रहता है और शिक्षा जगत से आने वाली छोटी बड़ी जो भी अपडेट होती हैं उनको लेकर के आपके बीच लगातार उपस्थित होता रहा है। तो अपने इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी हमारे द्वारा जानकारियां दी जाएं शिक्षा जगत से जुड़ी या शिक्षक भर्तियों से जुड़ी हुई या टेट प्रकरण को लेकर के, वो समय पर आपके पास पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि पूर्ववत कई वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से खासकर उत्तर प्रदेश से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड के पात्र अभ्यर्थियों का हक छीना है, उनके अधिकारों पर लूट की है। ये मैं तब भी कहता आ रहा था जब प्रशासन और शासन दोनों ही इस तरफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, तब भी मैं ये सवाल अपनी वीडियो के माध्यम से उठाता आ रहा था। और आज आप देख रहे हैं कि अखबारों के माध्यम से मीडिया में लगातार चीज़ें चल रही हैं कि किस तरीके से बाहरी डीएलएड किए हुए लोगों ने उत्तराखंड में उत्तराखंडी जो हमारे पात्र अभ्यर्थी हैं, जो कहीं ना कहीं जिनको अपनी नौकरी से वंचित रहना पड़ा है इस प्रकरण के चलते हुए कि बाहरी डीएलएड, खासकर यूपी के डीएलएड किए हुए लोगों ने यहाँ पर नौकरियां हथिया ली हैं। ये एक जिले का मामला नहीं है। सबसे पहले बात आई थी उधम सिंह नगर को लेकर के निकली थी, उसके बाद फिर आपने देखा होगा नैनीताल की खबर आई थी, अब अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। अगर हम 4 जिलों का भी योग बना लें, अभी जो हाल फिलहाल की स्थिति सामने है वो भी सैकड़ों में आ रही है। यानी इन 4 जिलों में ही सैकड़ों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2 स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पे जो है उत्तराखंड में जो भर्ती हुई है 2906 पदों पर 2024 वाली, उसमें नौकरियां हथिया ली हैं।
4 जिलों के बाद अगर हम बात करें तो अभी तो 9 जिले और बाकी हैं जहां पर भी इसी तरह की गड़बड़ियां और धांधलियां हुई हैं। मतलब स्थिति यहां तक आ रही है उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ से जो खबर है कि ससुराल भी उत्तराखंड में है और मायका भी उत्तराखंड में है, यानी कि कुमाऊं की ही ससुराल है और कुमाऊं में ही आपकी जो है मायका है। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश से डीएलएड करके यहां पर नौकरी हत्या ली। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्य ऐसे हैं जहां पर डीएलएड करने के लिए यह नियम था कि आप वहां के स्थायी निवासी होने चाहिए, तभी आप वहां से डीएलएड कर सकते हैं। तो इन्होंने यहां से उत्तराखंड में निवास करते हुए उत्तर प्रदेश से स्थायी प्रमाण पत्र बनवा करके और वहां पे जो है डीएलएड किया और फिर यहां पर जो है यहां के स्थायी निवास होने का दावा करते हुए उत्तराखंड शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग किया और शिक्षा विभाग ने आंखें बंद करके केवल एक एफिडेविट के आधार पर और इनको जो नियुक्तियां दी थी। तो भाई ये सिस्टम का फेलियर नहीं तो और क्या है। आपने उस समय अच्छे से क्यों जांच पड़ताल नहीं की। अब जो गतिमान भर्ती है इस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हैं। मैंने शुरू में ही एक वीडियो के माध्यम से सवाल खड़े किए थे। मैं खुद चंपावत काउंसलिंग में गया था एक अपने मित्र के साथ, मैंने आपको बताया था उस वीडियो के माध्यम से। इस भर्ती में भी काफी झोल है और यहां पर भी जो बाहरी डीएलएड हैं उनको लेकर के अभी संदेह की स्थितियां बनी हुई हैं। आप देखिए विभाग किस तरीके से काम कर रहा है। चंपावत में मैं खुद मौजूद था और वहां पर मात्र 150 से 150 लोग इकट्ठे हुए थे और जिसमें शामिल पेरेंट्स भी थे, यानी कि जो बच्चे वहां पे जो शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग के लिए गए हुए थे उनके पेरेंट्स भी कुछ साथ थे, जैसे महिलाओं के साथ उनके हस्बैंड थे या कोई हमारी महिलाएं साथी थी उनके साथ उनके भाई बंधु भी साथ में थे, पिता साथ में थे। तो ऐसे मिला के अगर हम कैंडिडेट की बात करें, मैं उपस्थिति की बात करूं, उपस्थिति रजिस्टर का हमने अवलोकन लास्ट में किया था जब उपस्थिति लेनी बंद कर दी थी, तो 115 या 20 के आसपास वहां उपस्थिति सारी हुई थी। लेकिन अखबार के माध्यम से चीजें ये सामने आ रही हैं, जो शिक्षा विभाग कह रहा है कि चंपावत में 294 लोगों की काउंसलिंग हुई है। 294 लोग तो वहां पहुंचे भी नहीं थे, सारे भी जोड़ लो पेरेंट्स सहित तब भी 150 से ज्यादा लोग नहीं थे। लेकिन शिक्षा विभाग का, चंपावत शिक्षा विभाग का कहना है कि 294 लोगों की काउंसलिंग हुई और शाम 5 बजे तक हुई, जबकि मैं शाम 5 बजे काउंसलिंग बंद होने के बाद ही वहां से हटा। मात्र 100-125 लोगों से ज्यादा की काउंसलिंग वहां पर नहीं हुई। तो इस भर्ती में जो वर्तमान भर्ती है इसी में भी बहुत झोल है। आप देख रहे हैं आज 26 तारीख हो चुकी है, 12 तारीख को काउंसलिंग हुई है, अभी तक कोई भी मेरिट लिस्ट का अता पता नहीं है। और माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का कहना है कि 28 तारीख में जो है देहरादून में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और नियुक्त शिक्षकों के लिए वो बधाई भी दे रहे हैं, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। तो आखिर किन शिक्षकों को आप बधाई दे रहे हैं, किन शिक्षकों की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, अभी तक आपकी लिस्ट सामने नहीं है। कब हो आएगी लिस्ट भाई? क्या 27 तारीख की रात को आएगी? अगर 28 तारीख में आपके नियुक्ति पत्र मिलने हैं तो क्या 27 तारीख को लिस्ट जारी होगी? क्यों नहीं किया आपने अभी तक लिस्ट जारी? ये जो आनंद फानन का मामला है, इतना लेट लतीफी है। वही हुआ कि 12 तारीख की काउंसलिंग है और 11 तारीख की, आप 10 तारीख की शाम को जो है लिस्ट डाल रहे हैं काउंसलिंग के लिए, बुलाने के लिए। तो ये झोल है, आप समय ही नहीं दे रहे हो। देहरादून जाने के लिए किसी का रास्ता 2-4 घंटे का, किसी का 10 घंटे का, किसी का 20 घंटे का।
तो आखिर सब लोग देहरादून कैसे पहुंचेंगे अगर टाइमली लिस्ट नहीं डालेंगे नियुक्ति के लिए? जिन लोगों का चयन इसमें हुआ है उन लोगों की अगर लिस्ट नहीं डालेंगे तो वो लोग कैसे पहुंचेंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पुरानी भर्ती में इतना बड़ा खेल हुआ है और ये सब सिस्टम की फेलियर है। सिस्टम अगर तब जागृत होकर के अच्छे से प्रपत्रों की जांच करता, ये ड्यूटी थी उनकी। अब बताइए, एक एक साल 25 में 24 में लगे हैं, एक एक डेढ़ साल उन लोगों को नौकरी करते हुए हो गया है। और वहाँ पर कितने हमारे शिक्षक साथी ऐसे हैं जो वहाँ नियुक्त होते तो एक एक साल सर्विस करते हुए होते, तो उसका हर्जाना कौन भरते? तो कुल मिला के ये सिस्टम का फेलियर है। ये सिस्टम अगर एक्टिव होता तो कहीं ना कहीं ये लोग 2906 वाली भर्ती में चयनित नहीं हो पाते और उनकी जगह जो हमारे उत्तराखंड के जो पात्र अभ्यर्थी हैं, चाहे वो NSDLED से संबंधित हमारे शिक्षक साथी हों, चाहे वो आपके DLED डाइट के हों, वो लोग यहाँ पर शिक्षक पदों पर तैनात होते, अपनी सर्विस कर रहे होते, ये सारी चीज़ें होने वाली थी। तो ये जो चीज़ें हैं थी जो पिछली भर्ती में हुई और जिनको लेकर के जो आज की डेट में न्यूज़ चल रही हैं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको शेयर की हैं। आगे भी कोई इस तरह की अपडेट होगी, कोई भी न्यूज़ होगी, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।